नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 6 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़े हुए भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अपने आप कुछ नहीं होने वाला, आपको भी कोशिश करना पड़ेगा। OROP-2 अभी भी बचा हुआ है दोस्तों। डिफेंस पेंशनर सभी पेंशनर्स में से वो तबका है जिसको सबसे कम जानकारी होती है। जी हां, मैं सही बोल रहा हूं, आपको चाहे बुरा लगे, क्योंकि जितने भी विसंगतियां पेंशन में देखी गई हैं, ज्यादातर डिफेंस पेंशनर की ही पेंशन में विसंगतियां देखी गई हैं। और तो और OROP-2 को लागू हुए अभी 1.5 साल के करीब होने वाला है, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे पेंशनर्स बचे हुए हैं जिनको OROP-2 लागू होने के बावजूद भी नहीं मिला हुआ है। और अभी दोस्तों, इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत सारे पेंशनर्स जागरूक हो रहे हैं, वो अपनी कार्रवाई करना सीख रहे हैं, वो अपना हक क्या है, कितना उनको लागू है, उसकी जानकारी रखने लगे हैं। चलिए, OROP-2 रिवीजन का ऐसा ही एक केस सामने आया है जिसको मैं आपको लेटर दिखा के समझाता हूं। चलिए लेटर देखते हैं। तो ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं 15 मार्च 2024 का, जो रिकॉर्ड ऑफिस ने PCDA को लेटर लिखा है, और ये लेटर लिखा गया है OROP के रिवीजन के संदर्भ में। आप देखिए आज के डेट में भी कितने सारे पेंशनर्स हैं जिनको OROP-2 का रिवीजन नहीं मिला है। अब जैसे इस लेटर में आप देख पा रहे हैं, इसमें रिकॉर्ड ऑफिस ने PCDA को ये बोला है, क्लियरली ये बोला है, देखिए OROP-1 के हिसाब से यानी कि 555 सर्कुलर के हिसाब से पेंशनर का पेंशन 7,795 रुपए होना था, और OROP-1 के बाद जब 7वां पे कमीशन लगा तो उनका पेंशन 20,034 होना था, जो हो गया था। अब आगे जो OROP-2 यानी कि सर्कुलर 666 के हिसाब से उनको जो 22,007 रुपए मिलना था, नहीं मिला है। आज के डेट में उनको पेंशन मिल रहा है 20,969 रुपए, जबकि उनको मिलना था 22,077 रुपए। तो ये लेटर अभी PCDA को भेजा गया है रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से। तो कम से कम अब पेंशनर जागरूक हो रहे हैं दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये PCDA का ग्रीवेंस डालने के बाद रिकॉर्ड ऑफिस ने कार्रवाई की है। तो कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं आज भी जिनको सही हक, सही उनका जो एंटाइटलमेंट है वो नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप जागरूक होंगे तो जरूर मिलेगा दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों कि पेंशनर को जागना पड़ेगा, तभी उनके हक उनको मिल पाएंगे। चलिए अगली जानकारी। वाह, सही जानकारी, उचित कदम। नया PPO 2,93,860 रुपए का एरियर और मार्च का पेंशन स्लिप भी। जी हां दोस्तों, शिवाजी सिंह यादव जी, जिनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलता था लेकिन उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट सही नहीं आ रहा था, कई सालों की यह बात है। तो ये जो मैसेज आप देख रहे हैं जिसमें उन्होंने मुझे जानकारी दी है कि उनको अब सही आने लगा है, और वो तब हुआ जब वो जागरूक हुए, जब सैनिक पाठशाला से जुड़े, जब उनको जानकारी मिली, उन्होंने कार्रवाई की, तब जा करके अब उनका PPO भी जारी हो चुका है, नया PPO, फ्रेश PPO, जिसमें उनका सही सही डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों, मार्च के महीने का उनका पेंशन स्लिप भी जारी हो गया है, और ये पेंशन स्लिप है लमसम पेमेंट वाला। जी हां, और उनको कुल मिलाकर के 2,93,860 रुपए का एरियर, जो डिसेबिलिटी एलिमेंट की रिवीजन की वजह से बन रहा था, वो मिल चुका है। चलिए दस्तावेज दिखाता हूं आपको दोस्तों। ये एक PPO है जो कि 2006 के पेंशनर का PPO है। आप यहां पर देखिए, इनको सही जो है डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं मिल रहा था। आप अब यहां पर देखिए डिसेबिलिटी, ये PPO सबसे पहले तो देखिए, ये देखिए 15 मार्च 2024 को ये जारी किया गया PPO है, और उनको जो डिसेबिलिटी एलिमेंट अभी ग्रांट किया गया है, ये देखिए उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट जो था 60% था, जो उनको सही नहीं मिल रहा था। अब 60% डिसेबिलिटी को जो है राउंड ऑफ 75% कर दिया गया है, और इसका कुल एरियर उनका दोस्तों खाते में आ चुका है 2,93,860 रुपए। अब दोस्तों उसका जो है पेंशन स्लिप भी जारी हुआ है, वो दिखाता हूं। ये देखिए मार्च महीने का पेंशन स्लिप, लमसम पेमेंट, यानी कि जो एरियर है उसको लेकर के ये पेंशन स्लिप जारी हुआ है मार्च के महीने में। देखिए 2,93,860 रुपए उनको ये जो एरियर मिला है, ये सही डिसेबिलिटी एलिमेंट रिवीजन होने के बाद का एरियर मिला है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर आपको भी सही डिसेबिलिटी एलिमेंट, सही डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रहा है, तो आपको भी जरूर CP ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना चाहिए, आपको भी जरूर अपने रिकॉर्ड ऑफिस को अप्रोच करना चाहिए। चलिए अगली जानकारी दोस्तों। स्पर्श ने पेंशनर्स को जून 2024 तक के लिए कर दिया चिंता मुक्त। जी हां, स्पर्श की तरफ से अब यह जानकारी दी गई है दोस्तों। ये जो स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं,
अब जो लाइफ सर्टिफिकेट जो नवंबर 2023 में ड्यू था, अब उसका ड्यू डेट बढ़ा करके जून 2024 तक के लिए आगे कर दिया गया है। यानी कि अभी भी अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हुआ है या सबमिट होने के बाद भी रिजेक्ट हुआ है, तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट आप जून 2024 तक भर सकते हैं। इसका मतलब है कि स्पर्श में कमी है, खामी है, इसीलिए डेट को बढ़ाया गया है। तो कहीं ना कहीं स्पर्श की कमियों को दूर करने की जरूरत है। चलिए, बहरहाल ये जो कदम है जून 2024 तक के लिए लाइफ सर्टिफिकेट का जो समय सीमा बढ़ाया गया, ये स्वागत योग्य कदम है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, डीएसडब्ल्यू का लेटर। अब ट्रेनिंग के दौरान इनवैलिड होने वाले कैडेट्स को मिलेगा डीजीआर से रीसेटलमेंट का मौका। जी हां दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से लेटर निकाला गया है। ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, अब इस लेटर में जो कैडेट्स ट्रेनिंग के दौरान इनवैलिड आउट हो जाते हैं, यानी कि जो कैडेट्स, जो ऑफिसर्स जो कैडेट होते हैं आईएमए ओटीए वगैरह में ट्रेनिंग करते समय, जब वो इनवैलिड आउट हो जाते हैं तो उनके लिए रीसेटलमेंट की फैसिलिटी नहीं थी। तो अब डीएसडब्ल्यू ने ये जानकारी दी है, ये आदेश निकाल दिया है कि अब जितने भी कैडेट्स जो ट्रेनिंग के दौरान इनवैलिड आउट होकर बाहर जाएंगे, उनको डीजीआर यानी कि डीजी रीसेटलमेंट की तरफ से रीसेटलमेंट यानी कि पुनर्वास की सुविधा दी जाएगी, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है। चलिए अगली जानकारी की ओर दोस्तों, आज से पहले कभी भी मार्च के महीने में डीएडीआर का एरियर का भुगतान होते हुए देखा है क्या? एक जनाब है, मेरे व्यूअर हैं, जिन्होंने ये मैसेज किया, देखिए कमेंट किया मेरे वीडियो में, जो बोलते हैं कि जो सरकार की तरफ से क्लियर नोटिफिकेशन निकाला गया था कि जो डीएडीआर मिलेगा वो मार्च के भुगतान के बाद ही मिलेगा। तो ऐसे में आपने जो सवाल उठाए हैं कि मार्च महीने के अंदर अंदर डीएडीआर का एरियर मिल जाए, ये गलत सवाल है। और साथ ही साथ वो बोलते हैं कि आपने कभी पहले देखा है क्या कि मार्च के महीने में ही डीआर का जो है एरियर दे दिया गया हो या डीए का एरियर दे दिया गया हो? जी हां, मैंने देखा है, इसीलिए बोल रहा हूं। मैं आपको खुद का एग्जाम्पल के साथ, खुद का पे स्लिप के साथ आपको समझाऊंगा। अब ये जो सामने पेंशन मंत्रालय का आदेश देख पा रहे हैं, जिस आदेश में क्लियरली लिखा हुआ है, ये बकायदा लिखा हुआ है कि हां, मार्च का महीने का जो पेमेंट का भुगतान है, पेंशन का भुगतान है या फैमिली पेंशन का भुगतान है, उस भुगतान के बाद ही डीएडीआर का एरियर मिलेगा। लेकिन जो सीपीपीसीज ने दे दिया, वो फिर क्यों दिया? अगर आदेश को मानना था तो सीपीपीसीज ने भी मानना था, सिर्फ स्पर्श ने ठेका थोड़ी ले रखा है। तो मेरा जो पॉइंट था, वो पॉइंट था अगर सीपीपीसी दे सकता है तो स्पर्श भी दे सकता है, स्पर्श को भी देना चाहिए था 50% डीए के हिसाब से मार्च महीने का पेंशन। अब चलिए, ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, ये 2019 का 27 फरवरी का लेटर है और हूबहू उस समय में भी लोकसभा के इलेक्शंस आने वाले थे। तो फरवरी 2019 में ही लेटर जारी कर दिया गया था और जो एरियर है, जो डीआर है या डीए है, उसका भुगतान मार्च के महीने में हो गया था। जी हां, अब ये जो सामने आप मेरा पे स्लिप देख पा रहे हैं, सर्विस के दौरान का पे स्लिप, उस समय में मैं सर्विस में था और मार्च 2019 का ये पे स्लिप है, जिसमें आप देख पा रहे हैं, ये जो रेड कलर का मैंने हाईलाइट कर रखा है, 2574 रुपए मेरा डीए का एरियर मिला था दोस्तों, जो 1 जनवरी 2019 से लेके 28 फरवरी 2019 के बीच का एरियर था, यानी कि 2 महीने का एरियर था। तो मैंने आपको दिखा दिया जनाब कि जी हां, मार्च के महीने में भी पहले एरियर का भुगतान हुआ था। मैं जब भी बात करता हूं, जब भी जानकारी देता हूं, मेरे पास या तो फिर लॉजिकल जस्टिफिकेशन होता है या तो फिर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके आधार पे मैं जानकारी देता हूं, ऐसे ही नहीं बोलता रहता मैं। चलिए अगली जानकारी की ओर दोस्तों, 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 के बीच के रिटायरी हैं आप, जरा ध्यान दीजिए। जी हां, अगर आप भी 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 के बीच के रिटायरी हैं, तो आपके लिए भी ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि इस बीच के जो रिटायरी हैं, मैक्सिमम जो रिटायरी हैं, उनको एमएससीपी का फायदा नहीं मिला हुआ है। जी हां, लागू है लेकिन नहीं मिला हुआ है। इसका रीजन यह है कि जब इनिशियली एमएससीपी को लागू किया गया था, वो 1 सितंबर 2008 से किया गया था। तो इस वजह से बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस होता है, फिर केस जीता जाता है, फिर वो आदेश निकलता है, जिस आदेश के बेस पर जो इंप्लीमेंटेशन का एमएससीपी का डेट है, वो 1 जनवरी 2006 कर दिया जाता है, 1 सितंबर 2009 के बजाय। तो जो पेंशनर्स जो पहले ऑलरेडी पेंशन आउट हो चुके थे 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 के बीच में, उनमें से बहुत पेंशनर्स ने क्लेम किया, उनको मिल भी गया। बहुतों को आज भी पता ही नहीं कि उनको भी एमएससीपी लागू है, लेकिन नहीं मिल रहा है।
तो जागरूक बनिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कम से कम उन पेंशनर्स तक ये बात पहुंच जाए कि उनको भी अगर लागू है तो उनको भी कम से कम एमएसपी का फायदा मिल सके। चलिए मैं आपको एक पीपीओ दिखा के समझाता हूं। दोस्तों ये पीपीओ को आप गौर कीजिए, ये दिसंबर 2007 के रिटायरी हैं, यानी कि जनवरी 2006 से अगस्त 2008 के बीच के उसी पीरियड के रिटायरी हैं। इनको एमएसपी नायब सूदार लागू था। देखिए 24 साल 19 दिन की उनकी सर्विस थी, हवलदार रैंक से वो रिटायर हुए थे, लेकिन उनको मिला नहीं था। अब जब जागे, जब सैनिक पाठशाला के वीडियोस उन्होंने देखे, जब उनको पता चला कि उनको लागू है, तो उनका ये पीपीओ जारी हुआ है। उन्होंने जब ग्रीवेंस डाला तब जाके ये देखिए 19 मार्च 2024 को ये पीपीओ जारी हुआ है और उनका बेसिक पेंशन जो है 22,257 से बढ़ करके 24,825 बन चुका है। तो इस बीच के जो रिटायरीज हैं आज भी बहुत सारे बचे हुए हैं जिनको एमएसपी का फायदा मिलना है। तो आप सबने देखा दोस्तों कि जनवरी 2006 से लेकर के अगस्त 2008 के बीच के बहुत सारे पेंशनर्स आज भी बचे हुए हैं जिनको ये फायदा लागू है, एमएसपी वाला फायदा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।